नमस्कार, मैं गौतम सागर, फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा जर्मनी की ओर से विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी विभिन्न देशों, महादेशों से इस मंच पर जुड़े हैं, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जा रही है और बाद में सामाजिक माध्यमों पर साझा किया जाएगा, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा का लक्ष्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों से ऐसे लोगों को जोड़ना है जो प्रवासी भारतीयों में रुचि रखते हैं और उनसे जुड़े हैं। इसके माध्यम से हम बेहतर वैश्विक समुदाय बनाने के लिए लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पेशेवर जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा हम सांस्कृतिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। व्यक्ति और समाज के लिए अधिक से अधिक क्षणों को यादगार, खुशहाल और मूल्यवान बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे आप सबों का साथ मिलता जाएगा, संसाधन जुड़ता जाएगा, हम अपने पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है, ताकि दुनिया का हर देश इस भाषा से रूबरू हो सके। मेरा तो मानना है कि प्रवासी भारतीय लोगों को भी इस वजह से हिंदी से जुड़ने का मौका मिलता है और साथ साथ ऐसा उत्सव विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के बच्चों को भी हिंदी भाषा के लिए प्रेरित कर सकता है। नागपुर में 10 जनवरी 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। बाद में 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दिन को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। आज हिंदी दिवस समारोह में के अवसर पर अलग अलग विधाओं से हिंदी के बहुत सारे प्रेमी जुड़े हैं। कुछ आज के प्रख्यात वक्ता हैं तो कुछ श्रोता। मुझे उम्मीद है कि आज के इस अंतरंगी कार्यक्रम के द्वारा भी हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए और बाद में जो सामाजिक माध्यमों पर देखेंगे उनके लिए भी कुछ खुशहाल और यादगार क्षण बनाने में सफल होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के दौरान आप अपनी प्रतिक्रिया मैसेज पर लिखकर वक्ताओं तक अपनी उल्लास और सराहनाओं को पहुंचाते रहें और उनका उत्साह बढ़ाते रहें। आगे बढ़ते हुए मैं आज के कार्यक्रम के सह संयोजक श्री हरिकिशन शर्मा जी को बुलाना चाहता हूं, जो इस कार्यक्रम के संयोजन के कारण पर प्रकाश डालेंगे। हरिकिशन जी अलग अलग समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं, गंगा सफाई के ऊपर शोध लिखते रहे हैं, अभी सहायक संपादक के रूप में इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हैं। हरिकिशन जी कृपया मंच पर आएं। धन्यवाद गौतम जी। आप सबको सबसे पहले मेरी ओर से करवत प्रणाम और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इस साल की शुरुआत हम ऐसे शुभ अवसर पर और एक ऐसे कार्यक्रम के साथ कर रहे हैं। हमको लगता है आने वाला वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए खुशी का हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं 2-3 मुख्य बातें इसके बारे में कहूँगा कार्यक्रम के बारे में। पिछले साल जब गौतम जी से चर्चा हुई कि हिंदी दिवस मनाया जाए, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए, तो मैंने आदरणीय प्रताप सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप इस छोटे से आयोजन में आप शामिल होने के लिए वक्त निकालेंगे? तो उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और कहा कि आप कार्यक्रम कीजिए दोनों लोग और हम इसमें ज़रूर हाजिर होंगे। तो ये सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ और इस साल जब हमने सोचा कि जब हम पुनः एकत्रित होंगे विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए, तो सोचा कि क्यों न इसमें एक कुछ गतिविधि और शामिल की जाए। मैं बस इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरिकिशन जी, बहुत आभार। पिछले साल की तरह आज फिर से हमारे बीच भारत के उप वाणिज्य दूत हैम्बर्ग से श्री गुलशन ढिंगड़ा जी हैं। गुलशन जी मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी समय निकालकर हम लोगों से जुड़ते हैं और सदा अपना सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपनी बात रखें। धन्यवाद गौतम जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुटेन मॉर्गन। सबसे पहले मैं भारतीय प्रधान काउंसिलवास हैम्बर्ग की ओर से आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है और आज हिंदी भाषा विश्व में
सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 23 भारतीय भाषाओं का आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है। उसमें हिंदी का अपना एक विशेष स्थान है, क्योंकि हिंदी भाषा देश के 10 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती है, जबकि देश के अन्य राज्यों में भी हिंदी भाषा से अछूते नहीं हैं। अतः इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदी भाषा ने संपूर्ण देश को एकजुटता की भावना से बांध रखा है। इसके अतिरिक्त मैं बोलना चाहूंगा कि हिंदी भाषा नेपाल, गुयाना, मॉरिशस, सूरीनाम आदि जैसे देशों में भी बोली जाती है। इसका श्रेय वहां पर रहने वाले अप्रवासी भारतीयों वे बॉलीवुड द्वारा निर्मित हिंदी फिल्मों के प्रचार व प्रसार को विशेष रूप से जाता है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हैम्बर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में इंडोलॉजी विभाग के अंतर्गत कई जर्मन व विदेशी छात्र हिंदी भाषा का उत्साहपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषाओं में हिंदी की निरंतर प्रगति उत्साहवर्धक है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपनाया जा रहा है, बल्कि विदेश स्थित पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों में काफी संख्या में लोग इसका अध्ययन भी कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक के क्षेत्र में हिंदी का बढ़ता उपयोग और युवाओं में इसकी लोकप्रियता एक उज्जवल भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत करती है। यह देखकर हर्ष होता है कि विश्व भर में बसे भारतवंशी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, परंपराओं और मातृभाषा से जोड़ने के प्रति जागरूक प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए डॉक्टर गौतम जी को इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए धन्यवाद वे सभी गणमान्य अतिथियों व श्रोताओं को विश्व हिंदी दिवस की पुनः शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए आज हमारे बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कवि, साहित्यकार, गजलकार या कहें तो आकाशवाणी के विश्व पितामह उपस्थित हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं हमारे श्रद्धेय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की। मैं खुद को आपका परिचय देने योग्य नहीं मानता, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी कोशिश को एक औपचारिकता समझें और भूल चूक माफ करने की कृपा करें। इस औपचारिकता के तहत मैं आपके कुछ खास चीजों के बारे में यहाँ पर बताना चाहूंगा। आप कानपुर से आते हैं। वैसे तो आपने भौतिक विज्ञान में मास्टर्स किया, पर भौतिक संस्कार को खूब समझा, जिसको कविताओं की कम से कम 30 विधाओं में प्रस्तुत किया। आपने 25 से ज्यादा देशों में भारत के साहित्य का प्रतिनिधित्व किया। आप 2013 विश्व कविता समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र कवि थे। आप 35 सालों तक आकाशवाणी से जुड़े रहे, जिसमें 27 साल आपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों को दिया। इस दौरान आप में कई बार लाल किले के मंच से स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पर आंखों देखी का प्रसारण किया। आप अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा सम्मानित किए गए हैं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और आप यहाँ आए। मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपनी कुछ पसंदीदा कविता, गीत, गजल और जो कुछ सुनाना चाहें, हम लोग सहर्ष सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर गौतम सागर, बहुत बहुत आभार है आपका कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। और मुझे लगता है सच में कि कोई जैसे होता है ना, एक सपना किसी का साकार हो जाए, वो मैं आज साकार होते इन वर्षों में देख रहा हूँ। और वो यूं कि जब मैं नेशनल चैनल बना आकाशवाणी का हिंदुस्तान में, और उसमें मुझे बुलाया गया, तो ये बात है 1988-89। तो हमारे वो हिमांशु जोशी जी कथाकार हैं, वो जब बताया करते थे कि इंग्लैंड में फला जी हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं, और रूस में फला जी हैं, ऐसे 2-4 नाम जब वो लेते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं उनको कहता था, नहीं आप उनके बारे में आप टॉक वगैरह लिखिए, बताइए। तो मैं वो जो उस समय खुशी होती थी, आज मैं देखता हूँ कि दुनिया भर में करीब करीब कितने देशों में हमारे हिंदी जो है सेवा में आप जैसे लोग लगे हैं। वो अमेरिका में चाहे डॉक्टर अनूप भार्गव हो, सुधा ओम ढींगरा हो, कनाडा में शैलजा सक्सेना हो, और चाहे सिंगापुर में हमारे वो
और वो है अपनी शार्दुला जी, वो तंजानिया में डॉक्टर ममता सैनी, पूरे यानी कतर में देखिए, यानी पूरी दुनिया में आप लोग जो हिंदी को ताकत दे रहे हैं, हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, वो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज के आयोजन को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। समय मुझे मालूम बहुत सीमित है, इसलिए सीधे सीधे मैं कविता पाठ की तरफ आता हूँ। जर्मनी में भी मुझे अभी जो गुलशन ढिंगरा जी अभी वक्तव्य दे रहे थे, तो इसने वो हमारा जो भारत का है वो जो इसी वो कौन से नगर तो मैं भूल रहा हूँ, उसमें आमंत्रित किया था मुझे और अशोक चक्रधर जी को। तो ये जर्मनी के में दूसरी बार ये मेरी भागीदारी है। मैं सीधे सीधे कविता पर आता हूँ और एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ, और मैं सिर्फ 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। और वो ये है कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। ये मैंने कुछ एक मुक्तक से आपकी बात शुरू की, और एक गजल मैं सीधे सीधे एक गजल प्रस्तुत कर देता हूँ और तरन्नुम से सुना देता हूँ। और हमारे मित्र प्रताप जी को आपने बुला रखा है, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे गजलकार हैं वो, हिंदुस्तान के इस समय बहुत शीर्ष में जो गजलकार हैं उनमें है वो। तो मैं ये गजल आपसे साझा करता हूँ, और ये मेरी प्रिय गजल है, इसलिए जानबूझ के मैं गजल तो चयन करना मुश्किल होता है, 100 से ज्यादा गजलों में क्या सुना है, लेकिन ये मेरी प्रिय गजल है, मैं साझा करता हूँ। न जाने चांद पूनम का, न जाने चांद पूनम का, ये क्या जादू चलाता है कि पागल हो रही लहरें, कि पागल हो रही लहरें, समुंदर कसमसाता है, न जाने चांद पूनम का। और एक मतलब और सुनिएगा, तो देखिए ये जो संबंध है, चाहे आप सब लोग हैं या कहीं, ये हमें बड़ी ताकत देते हैं। मतलब सुनिएगा एक और मतलब, हमारी हर कहानी में, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी हर कहानी में। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, हमें बर्मिंघम में मिले थे, और बहुत प्यारे इंसान हमारे। प्रियंका जी धन्यवाद कतर से, आबिद जी धन्यवाद। अगला शेर सुनिएगा, और जो हमारे बहुत सारे मित्र ये करते भी हैं, ये शेर सुनिएगा। जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, अगर सींचा नहीं जाए, अगर सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता है हमारी हर कहानी में। और एक शेर जिसपे यूरोप के देशों में बड़ी हलचल मच जाती थी, अभी भारत में स्थितियां उतनी खराब नहीं है। शेर सुनिएगा, बड़ी सादा सी बात है। जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है हमारी
हर कहानी में। और शेर सुनिएगा। देखिए इशारों में बात होती है गजल में। शेर सुनिए कि नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है, नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है, मरुस्थल छोड़कर जाने कहाँ पानी गिराता है हमारी हर कहानी में। और एक शेर सुनिएगा। और देखिए गजल अब बदल गई। गजल एक जमाना था जब वो हुस्न-इश्क और जुल्फ और इसी सब के इर्द गिर्द रहती थी, गाल के तिल पे। अब वो गजल पूरी तरह बदल गई, उसका चरित्र बदल गया, खासकर जब से वो हिंदी में आई। तो शेर सुनिएगा। ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, कई बरसों से घर भर का, कई बरसों से घर भर का यही खर्चा चलाता है हमारी हर कहानी में। बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे शेर है, मैं बस दो तीन शेर और सुनाता हूं। एक शेर ये है। खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको बना कर क्यों मिटाता है, बना कर क्यों मिटाता है, मिटा कर क्यों बनाता है हमारी हर कहानी में। और एक शेर ये बड़ा सादा सा शेर। तेरी मर्जी है ऐ मालिक खुशी दे दे के गम दे दे, तेरी मर्जी है ऐ मालिक खुशी दे दे के गम दे दे, हमें हंसना भी आता है, हमें रोना भी आता है हमारी हर कहानी में। और गजल का अंतिम शेर। देखिए भारत के हर नगर से, हर महानगर से बच्चे बाहर हैं, कोई डॉलर कमाने के लिए, कोई पौंड कमाने के लिए या और वजह से। तो शेर सुनिएगा। वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, पता माँ बाप को भी है, पता माँ बाप को भी है, वो कितनी जल्दी आता है हमारी हर कहानी में, तुम्हारा नाम आता है किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी हर कहानी में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी। आप तो ऐसा समा बांध दिए कि लग रहा है कि आपको बस सुनते रहें, और वक्त की सीमाएं हैं, और मन तो कर रहा था कि सुनते रहें, आपको बोलने की भाई आपकी एक फेमस शेर जो है, एक एक पल को एक पागल भीड़ भी सुन ली जाए, और दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, ये सब सुनी जाए। पर समय की सीमाएं रहते हुए आपने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आभार वाजपेयी जी। जी धन्यवाद। पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे बीच एक बार फिर से श्री प्रताप सोमवंशी जी हैं। आपके सहयोग के लिए मैं बेहद आभारी हूं। जैसा कि हरिकिशन शर्मा जी ने भी बताया, आप एक वरिष्ठ साहित्यकार और हिंदुस्तान के कार्यकारी संपादक हैं। आपकी गजल संग्रह इतवार छोटा पड़ गया 2016 की बेस्ट सेलर है। आप यूरोपियन एंथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड पोएट्री में एकल हिंदी कवि के तौर पर शामिल हैं। पाकिस्तान में प्रकाशित जदीद हिंदी शायरी पुस्तक में आपकी 5 नज़्में शामिल। मलाला यूसुफजई पर लिखी नज़्म पूरी दुनिया में चर्चित, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला में अनुवाद किया गया।
पाकिस्तान के द जंग और द एक्सप्रेस में प्रकाशित। मलाला को नोबेल मिलने के दिन वॉइस ऑफ अमेरिका से लाइव प्रसारित भी हुआ। पहली साउथ एशिया मीडिया फेलोशिप पाने वाले पत्रकार हैं आप। किसानों की आत्महत्या के सवाल पर काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पा चुके हैं। अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण समिति में 1990 से 95 तक 100 से अधिक पुस्तक प्रवेशिका के रचना मंडल में लेखक के तौर पर शामिल। अनेक विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता पाठ्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और भी बहुत कुछ जिनके लिए शायद मेरे पास अभी शब्द नहीं है। इसी के साथ श्री प्रताप सोमवंशी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं और हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें पूरी जोश और प्यार के साथ सुने। प्रताप जी। नमस्कार गौतम जी और सभी को बहुत बहुत नमस्कार अग्रज वाजपेयी जी। और अच्छी बात यही है कि आप देखिए कि कैसे जो भाषा हमें बात जोड़ती है और ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, कितने सारे नाम हम साहित्यिक पत्रिकाओं में ही पहले पढ़ते थे और हम यहाँ उनको देख रहे हैं। तो सबसे सुंदर बात यह है कि आप देखिए भाषा कैसे बांधती है, कैसे जोड़ती है और कैसे पकड़ती है। मैं केदारनाथ सिंह की कविता है भाषा पे, उसके कुछ लाइनें हैं कि ये मातृभाषा क्या होती है। तो कहते हैं कि मातृभाषा कि जैसे लौटती हैं चींटियां अपने बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ में, वायुयान लौटते हैं एक के बाद, लाल आसमान में डैने फैलाए हुए, ओ मेरी मातृभाषा मैं लौटता हूं तुम में। तो ये जो तुम में का लौटना है, ये जो मुझ में का लौटना है, ये लौटने का सुख आज अपनों के साथ हम साझा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई और निमित्त बने आप और हरि जी। तो आप मित्रों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा कैसे बांधती है, जोड़ती है, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं सुनाऊंगा कि वाशिंगटन में जो म्यूजियम का एक म्यूजियम है, जो न्यूज संबंधित म्यूजियम है, तो वहाँ मैं बैठा हुआ नीचे फोन पे बात कर रहा था बीच के लॉबी में। तो पहले बात कर रहा, मेरे पीछे कोई महिला बैठी थी, उल्टी पीठ करके, ऐसे बेंच बनी हुई थी। तो पहले मैं बात कर रहा था किसी से, अंग्रेजी में बात कर रहा था। फिर अचानक गांव से मेरी अम्मा का फोन आया, तो मैं टिपिकल अवधी में बतियाने लगा। तो वो लेडी बहुत ही चौकन्नी हो गई कि ये क्या बोल रहा है आदमी। वो पूरा शब्द पकड़ रही थी, सुनने की कोशिश करे। फिर उसने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या बोल रहे हैं। तो उसने अपने अंदाज से लगाया कि मैक्सिकन का कोई वैरायटी है। तो उसने कहा ये मैक्सिकन बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं डायलेक्ट है हिंदी का, अवधी इसे बोल रहा हूँ। तो बोले ये क्या है। तो मैंने कहा साहब हमारे यहाँ जो डायलेक्ट है वो 16 तो हिंदी के डायलेक्ट हैं, मतलब प्रॉपर, जिनके ग्रामर है, साहित्य है और सब कुछ है। और फिर उसके बाद हजारों उसकी उपबोलियां हैं। तो ये 16 से लेके और 1000 के बीच की चीज है। मैं सब कुछ मिला जुला के बोल रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर मेरी बात हुई। तो आप देखिए कि जो बोली की मिठास होती है, जो मेरी और मेरी माँ के बीच की जो संवाद की जो मिठास, जो तार था, उस तार से वो जुड़ी, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने भी उसे अपनी ओर आकर्षित किया। तो स्वाभाविक तौर पे कि हमारी मातृभाषा बोलने का, जीने का जहां मौका मिलता है, और हम लोग तो अपनी भाषा की खाते हैं। उसने हमें रोजी रोटी दी है, उसने हमें काम दिया है, पहचान दी है। तो हमारा तो दायित्व तो बहुत ज्यादा है और हमको तो करना ही है। लेकिन आप सब जो बाहर हैं और उसके बाद अपनी जड़ों को, वाजपेयी जी का जो शेर था ना कि रिश्ते पोसने के लिए सींचने जरूरी हैं, तो वो भाषा के साथ भी यही रिश्ता है कि आप सब लोग जो उसे पोस रहे हैं, सींच रहे हैं, उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ भारत भूमि से। मैं बस 2-3 गजलें सुनाता हूँ। और इस बार स्वभाव मैंने सोचा था कि ऐसा सुनाऊंगा कि आप YouTube में आपको न मिले।
तो क्योंकि कई लोग रहता है, कहते हैं कुछ आप नया सुनाइए, बाकी चीज तो हम सुन लेंगे, यूट्यूब पे हमने सुन रखी है। तो मैंने ठीक है, ये चूंकि आप वर्चुअली इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और डालेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ ऐसे भी निकाल के और 2-3 गजलें पढ़ता हूँ। तो शेर ये देखें, जैसे मुशायरे या कवि सम्मेलन की एक परंपरा होती है कि उसका कोई सद्र होता है, तो जिस सद्र को से आप टेक लेके सुनाते हैं, तो यहाँ बहुत सारे मेरे बड़े हैं, तो कॉमन तौर पे सब इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं, और कविता के हमारे बड़े हैं वाजपेयी जी, तो मैं वाजपेयी जी से अनुमति लेके पढ़ता हूँ। बुरा जब भी लगा अच्छा हुआ है, बुरा जब भी लगा अच्छा हुआ है, मेरा कुछ हौसला ही बढ़ गया है। बुरा जब भी लगा अच्छा हुआ है, मेरा कुछ हौसला ही बढ़ गया है। और शेर देखें कि मनाने के लिए कोई नहीं है, मनाने के लिए कोई नहीं है, जिसे देखो वही रूठा हुआ है। मनाने के लिए कोई नहीं है, जिसे देखो वही रूठा हुआ है। अरे ये नींद के इतने भिखारी, अरे ये नींद के इतने भिखारी, ये सारा शहर ही जागा हुआ है। अरे ये नींद के इतने भिखारी, ये सारा शहर ही जागा हुआ है। अब बुरा लगता है तो फिर बोल दो ना, बुरा लगता है तो फिर बोल दो ना, ये पानी क्यों यहाँ ठहरा हुआ है, ये पानी क्यों यहाँ ठहरा हुआ है। और एक ये शेर देखें कि हर मुश्किल में एक ठिकाना रहता है, हर मुश्किल में एक ठिकाना रहता है, माँ की चोंच में एक दो दाना रहता है। हर मुश्किल में एक ठिकाना रहता है, माँ की चोंच में एक दो दाना रहता है। और रिश्तों में एहसास अभी तक बाकी है, रिश्तों में एहसास अभी तक बाकी है। चार शिकायत गुस्सा ताना रहता है, रिश्तों में एहसास अभी तक बाकी है। चार शिकायत गुस्सा ताना रहता है। और कड़वाहट की गांठें ढीली रखते हैं, कड़वाहट की गांठें ढीली रखते हैं। मिलना जुलना आना जाना रहता है, कड़वाहट की गांठें ढीली रखते हैं। मिलना जुलना आना जाना रहता है, और उससे मिलकर हम ताजा हो जाते हैं, उससे मिलकर हम ताजा हो जाते हैं। उसमें मौसम एक सुहाना रहता है, उससे मिलकर हम ताजा हो जाते हैं, उसमें मौसम एक सुहाना रहता है। और एक दो शेर ये देखें कि मेरे जो अभी प्रधान संपादक हैं, उन्होंने एक दिन कहा कि मैं सारे लोग मेट्रो से जाते आते हैं, तो मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूंगा और मेट्रो से जाऊंगा। तो मेट्रो से गए और शाम को लौट के आए तो ऑफिस में, तो घुसते ही कह रहे यार लड़के बड़े बदतमीज हो गए। उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने उनसे कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया होगा किस तरह के लड़कों से इनका पाला पड़ा होगा। तो रात में फिर एक जो मतला है इसका, इस गजल का, ये वहीं से है कि सोच रहा हूं क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं। सोच रहा हूं क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं। मोटी मोटी फीस गई है, ये महंगे स्कूल गए हैं। सोच रहा हूं क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं। मोटी मोटी फीस गई है, ये महंगे स्कूल गए हैं। और क्यों भूल गए हैं उसका शेर देखें कि थोड़ी सी दौलत पाकर ये अकड़े अकड़े लोग हैं जो, थोड़ी सी दौलत पाकर ये अकड़े अकड़े लोग हैं जो, कच्ची लकड़ी के दरवाजे एक बारिश में फूल गए हैं। थोड़ी सी दौलत पाकर ये अकड़े अकड़े लोग हैं जो, कच्ची लकड़ी के दरवाजे एक बारिश में फूल गए हैं। सोच रहा हूं क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं। मोटी मोटी फीस गई है, ये महंगे स्कूल गए हैं। और आखिर में
3-4 शेर ये देखें कि मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से आता हूँ, तो जिले में रियासतें बहुत ज़्यादा हैं। तो बचपन में हम अपने गाँव में देखते थे कि मतलब जिससे मिलिए सब कोई राजा साहब या कोई तालुकेदार साहब सब वही लोग रहते थे। बाद में देखे तो पता लगा कोई तांगा चला रहा है, कोई जैसे वो साइकिल बना रहा है, पंचर बना रहा है। तो ये गज़ल थी, तो रियासत जब भी ढहती है, नवासे दुःख उठाते हैं। रियासत जब भी ढहती है, नवासे दुःख उठाते हैं, कहीं तांगा चलाते हैं, कहीं पंचर बनाते हैं। रियासत जब भी ढहती है, नवासे दुःख उठाते हैं, कहीं तांगा चलाते हैं, कहीं पंचर बनाते हैं। जमूरा सर खुजाता है, मदारी हाथ मलता है। जमूरा सर खुजाता है, मदारी हाथ मलता है, तमाशा देखकर बदमाश बच्चे भाग जाते हैं। जमूरा सर खुजाता है, मदारी हाथ मलता है, तमाशा देखकर बदमाश बच्चे भाग जाते हैं। और शेर ये देखें कि किसी के साथ रहना और उससे बच के रह लेना। किसी के साथ रहना और उससे बच के रह लेना, बताओ किस तरह से लोग ये रिश्ता निभाते हैं। किसी के साथ रहना और उससे बच के रह लेना, बताओ किस तरह से लोग ये रिश्ता निभाते हैं। रियासत जब भी ढहती है, नवासे दुःख उठाते हैं, कहीं तांगा चलाते हैं, कहीं पंचर बनाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार और सभी को एक फिर से बधाई विश्व हिंदी दिवस की और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत-बहुत धन्यवाद सोमवंशी जी। और ये हम लोगों का सौभाग्य कि आपकी नई नज़्में, नई गज़ल हमें इस मंच पर सुनने को मिला। इसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस मंच को इस लायक समझा। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे भी जुड़ते रहेंगे और नई-नई गज़लें, नज़्में इस मंच पे आपसे सुनते रहेंगे। इस अद्भुत माहौल को मैं अपने शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रवासी भारतीय के एहसास को बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, जो यहाँ पे माहौल बना है उसके लिए। सुनिएगा। टूटे तने को जड़ से जुड़ना अच्छा लगता है, परदेश में रहकर हिंदी से जुड़ना सपना लगता है। वैसे खूबसूरत भाषाएं तो हैं बहुत, फिर भी हिंदी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। मौसी, फुआ, चाची, मामी प्यार बहुत बरसाती हैं, फिर भी माँ के पास जाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने के लिए मैं आज श्री स्टीफन कप्स को बुलाना चाहूंगा, जो VHS हैनोवर के संस्कृति विभाग के प्रमुख हैं। VHS विदेशी भाषाओं, सांस्कृतिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, IT, कौशल, समावेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण के क्षेत्रों में शैक्षिक प्रारूप प्रदान करता है। VHS हैनोवर की स्थापना 1919 में हुई थी। आज यह हैनोवर की नगर पालिका का एक विभाग है और यूरोपीय संघ की परियोजनाओं में शामिल है। श्री स्टीफन कप्स का भारतीय संस्कृति और प्रवासी भारतीयों से बेहद जुड़ाव है। इनके सहयोग से VHS के प्रांगण में अनगिनत भारतीय सांस्कृतिक और भाषाओं के कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है और आगे भी अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखना चाहते हैं। उनके सहयोग के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। अब थोड़े वक्त के लिए मैं अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना चाहता हूं ताकि स्टीफन अपनी बात सहज रूप से रख सकें। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। Stephen, may I kindly request you to say a few words? Thank you, Gautam. Dear all, I will speak in English. I guess you said that already because I do not speak Hindi at all. I'm very sorry for that. My apologies. And first of all, really thanks a lot for the invitation, Gautam. It is always a pleasure to work with the Indian diaspora in Hanover and worldwide because throughout our cooperation, I felt a very great connection to all of you, and I learned really a lot about culture and language and so on. So for me, it's always a pleasure to spend my weekends with the Indian diaspora and my Indian friends from Hanover. So thanks a lot for that. Thank you very much, Stephen. बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने हिंदी भाषियों के लिए जो स्टीफन ने कहा उसके बारे में मैं हिंदी में बता देना चाहता हूँ। स्टीफन ने कहा कि
उनको बहुत खुशी होती है कि वो हमारे साथ काम करते हैं, भारतीय लोगों के साथ यहाँ पे उनका समय बीतता है और वो आगे भी अपना सहयोग देते रहना चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया स्टीफन, और यही हमारा एक लक्ष्य है कि हम लोग हिंदी को आगे बढ़ाएँ और जहाँ पर हैं वहाँ की संस्थाओं के साथ मिलके इसको आगे बढ़ाएँ और इसी तरह हम इसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच स्टीफन। तो आज के हमारे अगले वक्ता हैं श्री राम यादव जी। वो पिछले 50 साल से जर्मनी में हैं और उन्होंने 1971 में शुरू किया था अपना कार्यक्रम बर्लिन रेडियो से, जब पूर्वी बर्लिन हुआ करता था, और बाद में वो पश्चिमी बर्लिन में आए और डॉयचे वेले से जुड़े और अंततः वो डॉयचे वेले के हिंदी विभाग के प्रमुख बने और 2012 में सेवानिवृत्त हुए। धन्यवाद। मैं समझता हूँ मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी, क्योंकि जी 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 हाँ। तो सबसे पहले सभी लोगों का अभिनंदन जो आपके इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपकी मंडली में पहली बार हूँ, इसलिए मेरे लिए उचित यही होगा कि मैं अधिक कुछ नहीं कहूँ, सिर्फ वो बताऊं जिसकी मुझे तैयारी करनी थी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में भारत और भारत से बाहर हिंदी की क्या स्थिति है और क्यों है। इसका शीर्षक है हिंदी की विश्व यात्रा। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसे संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि इस समय 100 ऐसे देश हैं जिनके 670 शिक्षण संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जाती है। ये बात प्रशंसनीय अवश्य है, लेकिन तथ्य यह भी है कि विश्व हिंदी दिवस 2006 से यानी पिछले केवल 15 वर्षों से मनाया जा रहा है, उससे पहले नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कवित्री श्री प्रियमदा दास जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आप बीए बिहार विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त रीडर हैं, आज इंग्लैंड से जुड़ रही हैं। आपकी कृतियां 1968 से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपने 20 वर्षों तक एक संस्था की पत्रिका का संपादन भी किया। आपने मेथफोरोसिस, द ट्रायल और मैडम क्यूरी जैसी वैज्ञानिक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपनी कृतियां प्रस्तुत करें। सादर नमस्कार। सभी आयोजकों के प्रति आभार इस सुंदर अवसर पर मेरा समावेशन करने के लिए। आप सबों के लिए, यहाँ उपस्थित सभी सम्मान्य जनों के लिए नव वर्ष मंगलमय हो। नए वर्ष की अगवानी पर स्वागत है सुंदर सपनों का, छलनाओं ने पाठ पढ़ाया कंटक पथ पर आगे बढ़ने का। विगत वर्ष की त्रासद अनुभव नए वर्ष तुम मत दोहराना, मंगलमय हो सकल धरा पर नव वर्ष तुम्हारा आना। स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें सब अपने और पराए, मिटे कलुष मिट जाए अमा, वहीं से धरती नभ मुस्काए। हिंदी काव्य में शब्द संयोजन पर बहुत मतभेद है। इन्हीं को रेखांकित करती है मेरी अगली कविता शब्द शब्दातीत हैं। भावोद्रेक की निर्झरणी से झरता हुआ हर शब्द, सरल हो या कठिन, तत्सम हो या तद्भव, देशज हो या विदेशज, रस सिक्त है, अर्थपूर्ण है, हर विन्यास की अलग भंगिमा है। ऐसा हर शब्द, हर विन्यास वरेण्य है। तुम तलाशते हो सुंदर वस्त्राभूषण, घर की सजावट के अनगिन सामान, मैं सहजती हूँ अपनी रत्न मंजूषा में अनगिन शब्द। नितांत एकाकी क्षणों में निहार इनकी सतरंगी आभा, पुलकित होती हूँ, चिंता मुक्त होती हूँ। आजकल कस्ट्यूम ज्वेलरी का जमाना है, फिर भी कम नहीं हुआ
हीरा पन्ना मणि, माणिक्य का मान। समानार्थी शब्द अनेक होते, किंतु हर पर्याय का है पृथक मान। शब्दों का अनहद नाद महान है, शब्दों की हुंकार से थर्राती धरा, तो बमों की गरज से भी अधिक प्रभावी सामान्य जन के उद्घोष से हुई हैं क्रांतियां। शब्दों के लाश से थिरकता मन मयूर, न केवल मन मनुष्य अपितु पादप, जलचर, थलचर भी हंसते हैं। कोमल शब्दों से झड़ती माता के वक्ष की रसधार, जिसको पीकर शिशु तृप्त होता खिलखिलाता है। आओ उस शब्द की हम उपासना करें, उसकी महिमा को हृदयंगम करें, शब्दों से प्यार करें, क्योंकि शब्द शब्दातीत हैं। वे अपने अर्थ से भी बहुत कुछ अधिक कह जाते हैं। मैदानी इलाके में रहने वाले हर आदमी का सपना हिमपात की चित्रकारी देखना होता है। उसी का चित्रांकन करने का मैंने प्रयास किया है शब्दों द्वारा। न हर चमकती हुई चीज सोना है न चांदी, न हर चमकती हुई चीज सोना है न चांदी। ये जो कांच के उस पार ऊंची दरख्त नुमा चमकती तारकशी दिख रही है, क्रिसमस ट्री पर लटकते रुई के गाले दिख रहे हैं, कुदरत का हस्तशिल्प चित्रकारी है बर्फ से बनी। कांच के इस पार से बड़ी लुभावनी लगती ये चित्रकारी, कांच के उस पार चलते कामगारों के हाड़ कंपकपाती। बर्फ में पैर धंसने पर सैलानी हंसते खिलखिलाते, पीठ पर बोझा लादे कुली की आंखों में चंद रोटियों के सपने जगाते। कुछ ही देर में जब सूरज ऊपर चढ़ेगा, तारकशी बिखर जाएगी, रुई के गाले भी क्रमशः झड़ जाएंगे, बच जाएंगी टहनियों पर हीरे की कनी सी चमचमाती कुछ बूंदें, धरती पर उधेड़े उजले ऊन के गोले, और शीघ्र ही ये मारीचिका भी विलीन हो जाएगी, पिघलकर धरती को सिंचित करेगी, उर्वर बनाएगी, पनपेंगे डैफोडिल्स और ट्यूलिप। मन भी कुछ ऐसा ही है, मन भी कुछ ऐसा ही है। समय के थपेड़े ढक देते हैं इसकी चमचमाती हरितिमा को, चंचल चुलबुलेपन को ठंडी प्रतीति से, चंचल चुलबुलेपन को ठंडी प्रतीति से। इसे भी इंतजार है उस सूर्य का, जिसकी उष्मा मन को उसकी हरितिमा चुलबुलाहट लौटा दे। हर विवाहिता का सपना उसका घर होता है, घर के ही संबंध में है प्रस्तुत। घर बस एक मकान नहीं, घर बस एक मकान नहीं, एहसास है निजता का, जहां अपनी नन्ही नन्ही चाहतों को कोई रूप मिल सके। घर तो घर है, कच्चा या पक्का, टूटी फूटी फूस की झोपड़ी या आधुनिक सुविधाओं से युक्त अट्टालिका। इसमें रची बसी अनगिन यादें ही तो जीवन की संचित पूंजी हैं। नेह के, अभिमान के, इसरार के, इनकार के श्वेत श्याम पल ही तो देते आए हैं हृदय को धड़कन। कंकरीली पथरीली राहों पर निकले श्वेत कणों ने दी है तपते मन की ज्वाला को शीतलता। इस घर में बसता है मेरा स्वत्व, अनंत दिशाओं के सौंदर्य में विचरते हुए आत्मा कैद रहती है इसी तोते के भीतर। हो गया टाइम? एक कुछ और पंक्तियां हैं कि एक स्त्री अपने जीवन साथी से क्या चाहती है। सहधर्मी, नहीं चाहती मैं अपने तपोबल से सूरज की रोशनी को रोकना, नहीं चाहती मैं अपने तपोबल से सूरज की रोशनी को रोकना, धरती को अंधकार के गर्त में डुबा अपनी शक्ति को नापना। नहीं चाहती मैं अपनी शुचिता के बल पर धरती फोड़ उसके अतल गर्त में समा पंच कन्याओं की श्रेणी में आना। मैं मानवी हूँ, मैं मानवी हूँ, मानवी ही रहना चाहती हूँ। मैंने होम किए हैं जीवन के अनेकों सुनहरे सपने, ताकि तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे अपनों के सपने साकार हो सकें। जीवन की इस लंबी यात्रा में शूलों पर चलने के बाद
क्या मिलेगी मुझे थोड़ी विश्रांति? नेह का शीतल स्पर्श, मत दो मुझे स्वर्णाभूषण। जीवन की अनगिन सुविधाएं, मेरा चातक मन प्यासा है स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए, जिसमें नेह के विश्वास का वारी हो। संवेदना की जो राश अन्यत्र लुटती रही है, मुझे भी उससे सिक्त होने का अधिकार है। प्रवंचना के छलावे अब मैं सह न सकूंगी। सहधर्मिणी हूँ तो तुम्हें भी सहधर्मी बनना होगा। और इसी के साथ मेरा अनुमान है कि मेरा समय समाप्त हो रहा है, अतः मैं विराम देती हूँ। और आप सबों का बहुत बहुत आभार कि आपने इतने लोगों को एकजुट कर और मुझे भी ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत। और जुड़ने के लिए आपके साथ डॉक्टर दास भी हैं, उनको मेरी तरफ से भी नमन। आप दोनों लोग जुड़े और इतनी अच्छी कविता सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर विक्टर स्मिथिक जी को बुलाना चाहूँगा, जो कि हमारे अगले वक्ता हैं। वो जर्मनी के ब्रेमेहेवन से जुड़ रहे हैं। आप अल्फ्रेड वेगनर संस्थान में पेलेजिक पारिस्थितिक तंत्र विभाग के प्रमुख थे। आपका जन्म 1946 में कलकत्ता में हुआ और बचपन कुमायूं उत्तराखंड में बीता। आप 1964 से जर्मनी में हैं और अभी भी भारतीय नागरिक हैं। आप एक विश्व प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी हैं। आपकी वर्तमान रुचि जलवायु परिवर्तन शमन के क्षेत्र में है। आपने जर्मनी और विदेशी संस्थानों की वैज्ञानिक परिषदों में विभिन्न शोध कार्यक्रमों की अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संचालन समितियों में काम किया है और 2012 में भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार सहित अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आप भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं विक्टर जी से हिंदी वर्णमाला की वैज्ञानिकता पर। विक्टर जी से मंच पर आने का निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम, आपने तो मेरा जो किस्सा कहानी सुनाया, कुछ शर्म लगती है। खैर, हाँ, आपके जो शेर और कवि सुन के मेरा दिल खुल गया। और मैं तो वैज्ञानिक हूँ, तो आपका दिल में नहीं उठा सकता हूँ। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से कि मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूँ। यहाँ मैं अकेला हूँ और दोस्त मेरे यहाँ आसपास में गुजर गए, और तो कुछ मुश्किल होती है मुझे बोलने में। है तो अभी मेरा काम है, मैं वैज्ञानिक हूँ, तो आपको मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाहूँगा, और ये है जो हम लोगों का हिंदी का जो वर्णमाला है, इसको बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये सजाया गया है। तो जैसे आप अगर रोमन अल्फाबेट को लेंगे तो वो सब खिचड़ी जैसा है ना, ABCD सब, उसको याद रखने के लिए बहुत मुश्किल होती है। गाना सीखना पड़ता है ABCDEFG, नहीं तो याद नहीं रहता है। हिंदी में जो स्वर और व्यंजन है वो अलग कर गए, तो स्वरों के अ आ ए ई उ ए ए, ये इनको याद रखना आसान है, लेकिन जो व्यंजन है उनको अलग रखना कभी कभी लोगों को कठिनता होती है। मतलब कि क ख ग घ च छ ज, मतलब ये भी ऐसा लगता है कि ये इनमें कुछ सजावट नहीं हो, पर वाकई में ये बात ऐसी नहीं है। अब जैसे आप देखेंगे क ख ग घ ये गले में बनते हैं पीछे से, क ख ग घ ड़, उसके बाद च छ ज झ आगे को आते हैं मुंह के अंदर, च छ ज झ, फिर त थ द ध वो दांत के पीछे और मुलायम, और उसके बाद ट ठ ड ढ वो और आगे, और उसके बाद ओठों से प फ ब भ म निकलती है। तो आप देखेंगे कि ये सब इनका ये सजावट है। इनका अब क्या कहूँ मैं, अंग्रेजी में कह दूंगा सिस्टमैटिकली सिलेक्टेड एंड सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है ना। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे य र ल, आप ध्यान रखिए आपके जो जीभ जो है, जबान कहाँ रहता है और किस तरीके से आगे को या पीछे को पद की तरह आगे बढ़ता है। तो य र ल व श स स ह,
तो इनमें ये सजावट है, और ये मैं आपको बताना चाहता था। इससे आप और आसानी से मतलब बच्चों के लिए और आसानी से वर्णमाला याद रख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विक्टर जी, और आपने बहुत अच्छे से समझाया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस मंच पे ये भी है कि भाई हर तरह के लोग हिंदी के बारे में बातें करें, हिंदी से जुड़े रहें, और आपने उसकी वैज्ञानिकता पे प्रकाश डाला। और इसके साथ हम आपके आभारी हैं। और अब हम कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्री कृष्ण कन्हैया जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। आप इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में रहते हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं और स्वभाव से कवि। अगर आप इनका फेसबुक पेज देखेंगे, प्रोफाइल देखेंगे, तो आप पाएंगे कि नित्य सुबह एक मुक्तक पेश हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत मुक्तक। आप सामयिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक मसलों पर लिखते रहते हैं। 25 सालों से विदेश में रहने के बावजूद भी आपके अंदर देश की माटी की सौंधी खुशबू भरी है। आप फ्री वर्स, गजल और व्यंग तीनों विधा में लिखते हैं। गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय यूके के महासचिव भी हैं, और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हिंदी का कार्यक्रम और उसका संचालन करते रहे हैं। आपकी 3 कविता संग्रह की किताबें छप चुकी हैं और 4थी प्रकाशाधीन है। अब मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत आभार गौतम सागर जी, आपने बहुत विस्तृत मेरे बारे में बतलाया है। मैं उतना मुस्तहक नहीं हूँ। इसके पहले कि मैं अपना काव्य पाठ करूँ, कुछ मैं बातें बोलना चाहूँगा कि मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस माध्यम से, CGI हैम्बर्ग के माध्यम से और इंडियन डिस्पोरा के लोगों को आपने जोड़ा है। पूरे विश्व से आपने लोगों को जोड़ा है। 9 वर्ष की शुभकामनाएं तो लोगों ने दी है, मैं भी देना चाहता हूं। और विश्व हिंदी दिवस की भी शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और कल मकर संक्रांति, खिचड़ी, पोंगल, बिहू, ओणम, कई सारे जो पर्व हैं वो एक साथ मनाए गए हैं, उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं। गुलशन झींगरा जी ने जो बातें कही और जो जिस तरह से उन्होंने पेश किया हिंदी की बातों को, वो काबिल तारीफ है। मैं वाजपेयी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और प्रताप सोमवंशी जी को मैंने पहली बार सुना है, बहुत उम्दा लिखते हैं। इसके साथ साथ माय रिगार्ड टू स्टीफन और विश्व से जुड़े सब रचनाकारों को मैं अपना नमन करता हूं। राम यादव जी की जो बातें थी कि जैसे हिंदी की अवहेलना हो रही है और कैसे उसका उत्थान किया जा सकता है, वो भी काफी मार्के की बात थी। और अंत में जो विक्टर साहब ने जो बताया है वर्णमाला की जो वैज्ञानिकता है, वो सचमुच सीखने लायक है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देकर मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगा। कुछ जैसा कि गौतम जी ने जिक्र किया कि मैं कुछ मुक्तक फेसबुक पर करीबन 8-9 साल से मैं एक मुक्तक लिखता हूं, तो मेरा संग्रह लगभग 1900-2000 के आसपास का है। और तो मैं कुछ मुक्तक आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। 1-2 हिंदी के ऊपर, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस है। एक अपने प्रवासी भारतीय होने पर मैं एक मुक्तक सुनाऊंगा, और उसके बाद से एक छंद मुक्त की कविता है, उसका शीर्षक है दोहरी संस्कृति। क्योंकि मैं विदेश में 25-26 सालों से रहता हूं, तो मैंने दोनों जो संस्कृति को जोड़ने की कोशिश की है, जो अपनी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, और जो विदेशी संस्कृति है, दोनों में कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं। तो उसको जोड़कर मैंने एक कविता लिखी है, वो पेश करूंगा। और एक गजल, छोटे भाई की गजल है, अगर मौका लगा तो एक दूसरी गजल मैं पेश करूंगा। तो हिंदी पर एक मुक्तक देखिए कि विविधता में एकता हो तो भाषाएं पगडंडी है। विविधता में एकता हो तो भाषाएं पगडंडी हैं। सब भाषा में हिंदी अपनी पेशानी पर बिंदी है। और पितृ संस्कृत, लोग कहता है कि सब भाषाओं का जो पिता है वो संस्कृत है। पितृ संस्कृत मौसी उर्दू, हिंदी और उर्दू जो है वो बहने हैं। तो पितृ संस्कृत मौसी उर्दू, सब भाषाएं भाई बहन, एक सूत्र में माँ के जैसी जोड़ने वाली हिंदी है। एक सूत्र में माँ के जैसी जोड़ने वाली हिंदी है। एक और मुक्तक देख ले हिंदी और उर्दू के ऊपर, जो मैंने कहा कि दोनों बहनें हैं, माँ और मौसी हैं, कि माँ मौसी में जब घुल मिलकर लड़ाई होती है, क्लिष्ट हर्फ शब्द की जमकर खिंचाई होती है।
क्लिष्ट हर्फ शब्द की जमकर खिंचाई होती है, अल्फाज की नजाकत मिसरे में पैठ रखता है। अल्फाज की नजाकत मिसरे में पैठ रखता है, दोनों के तालमेल की जमकर बड़ाई होती है, जमकर बड़ाई होती है। और एक ये मुक्तक देखने की, मैं प्रवासी भारतीय होने के नाते मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ कि अपने दिल में सरहद से दूर भी सरहद रखा, अपने दिल में सरहद से दूर भी सरहद रखा, मन मंदिर में भारत का गौरवशाली कद रखा, अपने दिल में भारत की मिट्टी की खुशबू रखी, अपने दिल में भारत की मिट्टी की खुशबू रखी, संस्कार का माथा चूमा, ऊंचाई मकसद रखा, ऊंचाई मकसद रखा। और एक मुक्तक और देखने जिसमें मैंने अच्छाई बुराई को लफ्जों से जोड़ने की कोशिश की है कि अच्छाई बुराई लफ्जों में सैर करती है, सुलझ कर पेश आए तो खैर करती है। अच्छाई बुराई लफ्जों में सैर करती है, सुलझ कर पेश आए तो खैर करती है। अदायगी के बोल बेमतलब नहीं होते, अदायगी के बोल बेमतलब नहीं होते, उलझ कर पेश आए तो बैर करती है, उलझ कर पेश आए तो बैर करती है। और ये जो एक छंद मुक्ति कविता है उसका शीर्षक है दोहरी संस्कृति। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि भारतीय संस्कृति की अच्छाई और यहाँ की संस्कृति की अच्छाई को जोड़कर आप अगर उसको अच्छे से जोड़ के और उसकी कोपले बनाएंगे तो अच्छी पैदावार होगी। इसी को मैंने डालने की कोशिश की है। दोहरी संस्कृति, उंगलियां चबा कर खाने और संस्कृति बचाने में कोई तुक नहीं होता। छुरी कांटे से खाकर आधुनिकता के ढोल बजाकर संस्कृति बचाई जा सकती है, बशर्ते आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करने, हाथ उठाकर सलाम करने, मुस्कुराकर बाय करने और हाथ हिलाकर हाय करने में कोई सांस्कृतिक अंतर महसूस ना हो। यह सब अभिवादन का जरिया है, बस मजहबी नजरिया है। मंदिर में पूजा अर्चना, मस्जिद में नमाज अदा, गुरुद्वारे में मत्था टेक या गिरजाघर में प्रेयर, सब अपनी अपनी आस्था के प्रतीक हैं। तो इस पर तर्क वितर्क कहाँ तक ठीक है। चाहे सामाजिक समारोह में खुशियां मनाने की घड़ी हो, चाहे सामाजिक समारोह में खुशियां मनाने की घड़ी हो या शोकागार में बैठकर दुख बांटने का संदर्भ, अलग अलग तो कारण है पर मंतव्य एक है। सुख हो या दुख पर मतलब एक है। चाहे जैसे भी परख, इसकी भावना को रख। दोहरी संस्कृति को बागीचे की तरह रख। और यही से मैं मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि दोहरी संस्कृति को बागीचे की तरह रख, नए नए कलमे लगा, ऊंचा प्रजाति बना, अच्छे पहलुओं के डंठल को छीलकर अच्छाइयों का मुंह आपस में जोड़कर समन्वय के मजबूत धागों से बांधे और अनुकूल परिस्थिति में बढ़ने के लिए छोड़ें। और ये 4 पंक्तियां इसका सार है। तो नए संस्कार की कोपलें जरूर आएंगी, तो नए संस्कार की कोपलें जरूर आएंगी। बेहतरीन प्रतिभा खूब पलेगी बढ़ेगी और आने वाले कल को एक उम्दा व्यक्तित्व देगी, एक उम्दा व्यक्तित्व देगी। और ये एक गजल है, छोटे बहर की गजल है और इस पे 4 या 5 अशार हैं। तो ये हर अशार एक नई बात बोल रहा है। मैं वाजपेयी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और सोमवंशी जी से मैं चाहूंगा तवज्जो इस पर डालना कि इसका मतलब देखें कि क्षण क्षण बदलाव से डर लगने लगा है। क्षण क्षण बदलाव से डर लगने लगा है, अब तो अलगाव से डर लगने लगा है। और आगे का शेर देखें कि इंसानी झील में पत्थर फेंक डालो, इंसानी झील में पत्थर फेंक डालो, जाहिल ठहराव से डर लगने लगा है, जाहिल ठहराव से डर लगने लगा है। और आगे का अशार देखें कि इंसानों के खून को लहू लुहान देखा, इंसानों के लहू को लहू लुहान देखा, खूनी पथराव से डर लगने लगा है, खूनी पथराव से डर लगने लगा है। और आगे का ये अशार देखें, ये अशार आपको बतलाता है कि कैसे लोग गांव से शहर की लोग भाग रहे हैं। तो
तो इस पर मैंने एक डालने की कोशिश की है वदन, कि रोजाना ही बढ़ती है भीड़ शहर में, रोजाना ही बढ़ती है भीड़ शहर में, गुम होते गांव से डर लगने लगा है, गुम होते गांव से डर लगने लगा है। और अंत का ये जो 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 मक्ता है वो देखें, तो कैसे मजहब का लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों को बांटने के लिए। मैं उस पर एक बात एक ये शेयर रखना चाहूंगा कि मजहब के ढोल जो हरदम बजाएं, मजहब के ढोल जो हरदम बजाएं, उनके बर्ताव से डर लगने लगा है, उनके बर्ताव से डर लगने लगा है। और एक अंतिम गजल जो है उसके भी 4-5 अशार हैं, मैं चाहता हूं पेश करना। गौतम जी, आदेश है? जी कर सकते हैं, समय की थोड़ी सीमाएं भी है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जी सुनना चाहेंगे। जी, कहने को तो घर आंगन में सुख दुख का एक मेला है, घुटता रहता फिर खुश होता, दिल कैसा अलबेला है। आगे का अशार देखें कि पहले हाका होता होगा, अब तो बोली लगती है, पहले हाका होता होगा, अब तो बोली लगती है। इंसानी जंगल में जीना मरना एक झमेला है, खूब चमक कर इतराती, अश्क कभी बन घुल जाती, आंखों के गलियारे में सुख दुख भी एक तबेला है। और मूल्य दुनिया में इज्जत की धन दौलत की गर्मी से, मूल्य दुनिया में इज्जत की धन दौलत की गर्मी से, रिश्ता नाता चाहे सिक्का अपने पास अधेला है। और ये अंतिम शेर है कि मन के अंदर डर जाता है, मन के अंदर डर जाता है पाप पुण्य की दहशत से, दुनियादारी कहते कहते जिसने संकट झेला है, दुनियादारी कहते कहते जिसने संकट झेला है। बहुत बहुत आपका आभार गौतम जी, और सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, आपने सही में समा बांध दिया और मन कर रहा था कि सुनते रहें। फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा इस साल से हैनोवर हिंदी सम्मान की घोषणा करने जा रही है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान का सराहना करना है। इसकी 2 श्रेणियां हैं, एक श्रेणी भारत के निवासी के लिए है और दूसरा उनके लिए जो विदेशों में रह रहे हैं। इस साल सम्मान पत्र के साथ प्रत्येक को 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पुरस्कार की राशि बीबो, आर्ट माइंड्स और हिंदी भाषा के कुछ शुभ चिंतकों द्वारा समर्थित है। मैं श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं और इस साल के सम्मान की घोषणा करें। जी जी जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर गौतम जी। और बहुत अच्छी बात है कि देखिए राशि बहुत मायने नहीं रखती, और सम्मान जो है, और अगर वो सही लोगों को मिले तो फिर सम्मान सचमुच सम्मान होता है। और आप जर्मनी से ये सम्मान दे रहे हैं, ये और अच्छी बात है। तो बहरहाल भारत की जहां तक बात है, तो भारत से जिनको सम्मान मिला है वो सचमुच सम्मान उससे सम्मानित हो रहा है, और वो नाम है प्रताप सोमवंशी जी का। और उन्होंने दोनों तरह से, यानी एक पत्रकार के नाते भी बहुत सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता है वो उन्होंने की है, और एक संपादक के नाते भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और गजलों में और कविता में तो खैर कहना ही क्या है, वो बिल्कुल समय की धड़कनों को बांध कर चलते हैं अपने कविताओं में। और दूसरा जो सम्मान है, जो दूसरी श्रेणी का है, वो डॉक्टर अनंत मोहन की रही हैं, और खोया हुआ आसमान उनका कविता संग्रह है जो 2003 में आया था। तो हम जानते हैं कि उनका जो है बहुत व्यस्त दिनचर्या रहती होगी, फिर भी कामना करते हैं कि उनके और संग्रह आए। और ये हाँ, और बता दूं कि डॉक्टर अनंत मोहन दास एक युवा कवि हैं जिनकी आयु मात्र 92 वर्ष है मात्र। तो वो उनकी रचनाशीलता को और सक्रियता को के प्रति मैं अब उनका अभिनंदन करता हूं। जी डॉक्टर गौतम जी, तो ये 2 सम्मान हुए, प्रताप सोमवंशी जी और डॉक्टर अनंत मोहन दास जी इंग्लैंड से। जी गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी इसका घोषणा करने के लिए। और हम चाहेंगे कि अब प्रताप सोमवंशी जी कुछ बोलना चाहें तो इस बारे में बोल सकते हैं, और उसके पश्चात डॉक्टर दास भी। तो पहले मैं सोमवंशी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। एक तो इतने विशाल और विस्तारित परिवार के बीच ये सम्मान लेना मतलब मेरे लिए बड़े गर्व का क्षण है। दूसरा,
आप एक अपने ऐसे बड़े के हाथ से सम्मान लें, आप जिसके लिए वैसे ही पहले से ही झुके रहते हो, तो आपके सर पे वो हाथ रखे या पुरस्कार का पत्र रखे, तो कुछ भी रखे, तो वो आपके लिए आदरणीय हो जाता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदी की सेवा ऐसे करते रहें, कुछ लिखते रहें, कुछ बनता रहे, कुछ सीखते रहें, ऐसे ही चलता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सोमवंशी जी। अब मैं आग्रह करूँगा कि डॉक्टर दास आएँ और अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। नमस्ते। ये बहुत हर्ष का विषय है कि हम सभी आज यहाँ जुटकर एकत्रित होकर हिंदी के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं। इस वार्तालाप से सुख होता है, इससे आगे की राहें भी खुलती हैं, और मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि हम अपनी मातृभाषा को कुछ न कुछ आगे बढ़ाएं और विदेशों में ले जाएं और लोगों के बीच इसका प्रचार और प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हिंदी से जुड़ सकें। बोलिए। यहाँ अपनी एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ जो इसी से संदर्भित है। आगे सुनिए। पगडंडियाँ खुली रहें, रास्ते खुले रहें, सड़कें खुली रहें, राजपथ खुले रहें, कोई जहाँ चाहे रोक टोक आता जाता रहे, मन में सद्भावना लिए आता जाता रहे, क्योंकि हम सब तो एक हैं, मनुष्य हैं, एक दूसरे के लिए जिएं और मरें। इन्हीं राहों पर चलते रहें, खून की एक बूंद देकर भी किसी के काम आ सकें। और हम आगे बढ़ते हुए अब बुलाना चाहेंगे श्री दिगंबर नासवा जी को। आप एक तरफ सीए हैं तो दूसरी तरफ यूनाइटेड बाय इंक के परामर्शदाता। यूनाइटेड बाय इंक पाठकों को और लेखकों को जोड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन मंच है जो मलेशिया से संचालित होता है। दिगंबर जी का बचपन आगरा और फरीदाबाद में गुजरा। आप 16 वर्ष तक दुबई में रहे, उसके बाद पिछले 4 वर्षों से मलेशिया में कार्यरत हैं। आप पिछले 16 वर्ष से अपने ब्लॉग स्वप्न मेरे पर निरंतर लेखन कर रहे हैं। आपकी एक पुस्तक कोशिश माँ को समेटने की प्रकाशित हो चुकी है। आप गजल, कविता और नवगीत लिखना पसंद करते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपनी कृतियों से हमें सुशोभित करें। बहुत बहुत नमस्कार मेरा, और डॉक्टर गौतम सागर जी आपका बहुत बहुत आभार है मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए। सर्वप्रथम तो आदरणीय सोमवंशी जी और श्री दास जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं आगे चलता हूं कि कहीं पर भगवा रंग से महकती पावन सुबह है आज, और कहीं धानी महक से महकती हुई दोपहर, तो कहीं पिघलती हुई धूप की गोधेली समेटे थकी सी शाम है, तो कहीं तन्हाई की आगोश में डूबी हुई रात है आज। मनीषी मंच पर हैं, आदरणीय वाजपेयी जी हैं, आदरणीय सोमवंशी जी हैं। मैं उनके सामने जो है उनकी आज्ञा चाहता हूं कि मैं कुछ कह सकूं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है, और कहना चाहता हूं कि जिसमें मैंने ख्वाब बुने जागी आशा, जिसमें मैंने ख्वाब बुने जागी आशा, माँ माटी होती है निज की वह भाषा। तो हिंदी दिवस है, मंच से जुड़े सभी साथियों को मेरा प्रणाम। यह वर्ष वैसे भी हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है आपके बीच में हूँ। आदरणीय वाजपेयी जी, आदरणीय प्रियमवंदा जी, गणेश जी, आदरणीय प्रताप सोमवंशी जी, आदरणीय गुलशन जी, डॉक्टर कृष्ण जी, डॉक्टर शिल्पा जी, राम यादव जी, प्रियंका जी, आदरणीय हरिकृष्ण जी, सब मनीषियों को मेरा प्रणाम और मेरा नमस्कार। आपने जैसे कहा कि मैंने एक पुस्तक लिखी है, तो माँ को समर्पित एक पुस्तक है, तो माँ के चरणों में नमन करते हुए कुछ पंक्तियां हैं। कि पुराने गीत बेटी जब कभी भी गुनगुनाती है, कि पुराने गीत बेटी जब कभी भी गुनगुनाती है, बड़ी शिद्दत से अम्मा फिर तुम्हारी याद आती है। और दबाकर होठ वो दांतों तले जब बात करती है,
दबाकर होंठ वो दांतों तले जब बात करती है, तेरी आंखें, तेरा ही रूप, तेरी छांव लगती है। मैं तुझसे क्या कहूं, होता है मेरे साथ ये अक्सर, और मेरी उम्मीद है कि ये अक्सर सभी के साथ होता है, कि मैं तुझसे क्या कहूं, होता है मेरे साथ ये अक्सर। बड़ी बेटी किसी भी बात पर जब डांट जाती है, बड़ी शिद्दत से अम्मा फिर तुम्हारी याद आती है। जैसा कि आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा, गजल जो है आजकल सीमाएं लांघकर बाहर आ रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं गजल के साथ। और ये अब से नहीं, जब से हिंदी के अंदर गजल कहनी शुरू हुई है, तब से जो है बहुत से बदलाव और बहुत नए नए क्षितिज गजल को मिल रहे हैं, और एक से एक महान विभूतियां जो हैं गजल कह रही हैं। तो चंद गजलों के कुछ शेरों के साथ मैं अपनी शुरुआत करूंगा, और दो तीन तीन शेर गजलों के कहूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। कि धूप छुपी मौसम बदला, फिर लिफ्ट मिल गई मौके पर। कि धूप छुपी मौसम बदला, फिर लिफ्ट मिल गई मौके पर। कतरा कतरा शाम पिघलते देखेंगे चल छज्जे पर। कि कतरा कतरा शाम पिघलती देखेंगे चल छज्जे पर। और तेरे जाते ही पसरी है एक उदासी कमरे पर। तेरे जाते ही पसरी है एक उदासी कमरे पर। सीलन सीलन दीवारों पर, सिसकी सिसकी कोने पर। और मध्यम मध्यम चांद का टेरस, घूंट घूंट कॉफी का टश। सुनेगा कि मध्यम मध्यम चांद का टेरस, घूंट घूंट कॉफी का टश। पैदल पैदल मैं आता हूं तू बादल के टुकड़े पर। और चुभती है रह रहकर एड़ी पर कुछ यादें कीलों सी। चुभती हैं रह रहकर एड़ी पर कुछ यादें कीलों सी। धूल अभी तक तन्हा तन्हा जमी हुई है जूते पर। अगली कुछ पंक्तियां देखिए। कि गीली रेत में सौंधी सौंधी पुरवाई के कश भरते। कि गीली रेत में सौंधी सौंधी पुरवाई के कश भरते। मफलर ओढ़े इश्क खड़ा है तन्हाई के कश भरते। और इश्क पका तो कच्ची खट्टी अंभी भी महकी पल पल। कि इश्क पका तो कच्ची खट्टी अंबी भी महकी पल पल। पागल पागल तितली झूमी अमराई के कश भरते। और शोर हुआ डब्बा जूते बसते रिब्बन चुन्नी उछली। शोर हुआ डब्बा जूते बसते रिब्बन चुन्नी उछली। पगडंडी से बच्चे भागे तरुणाई के कश भरते। एक और गजल की कुछ पंक्तियां देखिए। कि धुंधली धुंधली रात पे जैसे उजले तारों की हलचल। कि धुंधली धुंधली रात पे जैसे उजले तारों की हलचल। टिम टिम जुगनू धरती पर है इश्क के मारों की हलचल। और तेज हवा के झोंके तेरी गीली लट से उलझ गए। बादल बादल निकल पड़ी है मीठी बौछारों की हलचल। बादल बादल निकल पड़ी मीठी बौछारों की हलचल। और कश के साथ तुझे पीता हूं जब जब गहरी सांसों में। कि कश के साथ तुझे पीता हूं जब जब गहरी सांसों में। धुआं धुआं उड़ती है फिर कितने किरदारों की हलचल। धुआं धुआं उड़ती है फिर कितने किरदारों की हलचल। ये गजल पे जाता हूं कि देखिएगा। कि मखमली से फूल नाजुक पत्तियों को रख दिया। कि मखमली से फूल नाजुक पत्तियों को रख दिया। शाम होते ही दरीचे पर दियों को रख दिया। और लौट कर आया तो टूटी चूड़ियों को रख दिया। और लौट कर आया तो टूटी चूड़ियों को रख दिया। वक्त ने कुछ अनकही मजबूरियों को रख दिया। शेर देखिएगा। कि आंसुओं से तरबतर तकिए रहे चुप देर तक। कि आंसुओं से तरबतर तकिए रहे चुप देर तक। सलवटों ने चीखती खामोशियों को रख दिया। और अगला शेर देखिएगा। कि छोड़ना था गांव जब रोटी कमाने के लिए। कि छोड़ना था गांव जब रोटी कमाने के लिए।
माँ ने बचपन में सुलाई लोरियों को रख दिया, माँ ने बचपन में सुनाई लोरियों को रख दिया, और भीड़ में लोगों की दिन भर हंस के बतियाती रही। देखिएगा शेर कि भीड़ में लोगों की दिन भर हंस के बतियाती रही, रास्ते पर कब ना जाने सिसकियों को रख दिया, रास्ते पर कब ना जाने सिसकियों को रख दिया, और इश्क के पैगाम के बदले तो कुछ भेजा नहीं, कि इश्क के पैगाम के बदले तो कुछ भेजा नहीं, पर मेरी खिड़की पे उसने तितलियों को रख दिया, पर मेरी खिड़की पे उसने तितलियों को रख दिया, और नाम जब आया मेरा तो फेर ली नजरें मगर, नाम जब आया मेरा तो फेर ली नजरें मगर, भीगती गजलों में मेरी शोखियों को रख दिया, भीगती गजलों में मेरी शोखियों को रख दिया, और चिलचिलाती धूप में तपने लगी जब छत मेरी, उनके हाथों की लिखी कुछ चिट्ठियों को रख दिया। और एक और शेर देखिएगा, एक आखिरी शेर इस गजल का, कि कुछ दिनों को काम से बाहर गया था शहर के, कुछ दिनों को काम से बाहर गया था शहर के, उड़ियों के साथ उसने हिचकियों को रख दिया, और कुछ ज्यादा कह दिया वो चुप रही पर लंच में, साथ में सॉरी के मेरे गलतियों को रख दिया, कि कुछ ज्यादा कह दिया वो चुप रही पर लंच में, साथ में सॉरी के मेरी गलतियों को रख दिया। देखिएगा एक और गजल, कि लट्टू गए तो साथ में कंचे चले गए। आपको आपकी यादों में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद समाप्त करूंगा अपना। लट्टू गए तो साथ में कंचे चले गए, बजते थे जिनके नाम के डंके चले गए। लट्टू गए तो साथ में कंचे चले गए, बजते थे जिनके नाम के डंके चले गए, और नाराज आईना भी तो इस बात पर हुआ, कि नाराज आईना भी तो इस बात पर हुआ, दो चार दोष ढूंढकर अंधे चले गए, कि दो चार दोष ढूंढकर अंधे चले गए, और उस दिन के बाद लौट के वो घर नहीं गया, कि उस दिन के बाद लौट के वो घर नहीं गया, मां क्या गई कि घर से परिंदे चले गए, और बापू की शेरवानी जो पहनी तो यूं लगा, बापू की शेरवानी जो पहनी तो यूं लगा, हमको संभालते थे दो कंधे चले गए, हमको संभालते थे जो कंधे चले गए, और महंगे बिके जो लोग चमकते हुए मिले, सोने के दिल थे जिनके वो मंदे चले गए, और मरना किसी के इश्क में जलकर ये अब नहीं, कि मरना किसी के इश्क में जलकर ये अब नहीं, शम्मा बुझी तो उड़ के पतंगे चले गए, और गिरदाब वक्त का जो उठा सब पलट गया, कि गिरदाब वक्त का जो उठा सब पलट गया, उठते थे बैठते थे जो बंदे चले गए, और लट्टू गए तो साथ में कंचे चले गए, बजते थे जिनके नाम के डंके चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया दिगंबर जी। तो आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर सिप्रा शिल्पी सक्सेना जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आप वर्तमान में जर्मनी के कोलोन शहर में निवास करते हुए हिंदी भाषा का शिक्षण एवं सोशल मीडिया द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लेखन एवं काव्य पाठ द्वारा सक्रिय सहभागिता, फ्रीलांसर, मीडिया क्लब इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत हैं। सृजनी ग्लोबल चैनल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की संस्थापिका भी हैं। विश्व हिंदी संस्था कनाडा द्वारा हिंदी के 100 लोकप्रिय साहित्यकारों में अशोक चक्रधर जी के साथ ग्लोबल लिटरेरी बुक में आपका नाम शामिल है। देश विदेश के लगभग सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में गद्य एवं पद्य में रचनाएं, लघु कथाएं प्रकाशित एवं कई साझा संकलों में उपस्थिति। 1000 से भी अधिक कार्यक्रमों में सजीव कविता पाठ जैसे साहित्य तक, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कनाडा भारतीय दूतावास एवं सृजनी के संयुक्त तत्वाधान में काव्य पाठ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा युवा प्रतिभा सम्मान से सम्मानित, देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों द्वारा अनेकों अनेक सम्मान।
तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप मंच पर आएं और अपनी काव्य पाठ करें। आपको आप सभी की महनीय उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे आदर्श वाजपेयी सर यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद चाहूंगी आज के कार्यक्रम, आज अपने काव्य पाठ के लिए। और सभी डॉक्टर कन्हैया सर को सुना, आज मैंने प्रताप सोमवंशी जी यहाँ पर थे, विक्टर जी थे, राम यादव जी को सुना, हिंदी के उनके अनुभवों को सुना और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज जब यहाँ से जाऊंगी तो अपनी झोली भर कर ले जाऊंगी, ये भी एक खास बात होगी आज इस कार्यक्रम की। और हिंदी की बात है तो हिंदी पर एक मुक्तक और उसके बाद एक गीत रखना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी ने जो है माटी से आज जोड़ दिया है मुझे। तो एक छोटी सी कोशिश कि हिंदी है माथे की बिंदी मेरी ये पहचान भी है, हिंदी है माथे की बिंदी मेरी ये पहचान भी है, और रहे भले परदेश में हिंदी मेरी शान भी है, रहे भले परदेश में हिंदी मेरी शान भी है। और जन से पहले मन की भाषा, जन से पहले मन की भाषा हिंदी मन की बोली है, जन से पहले मन की भाषा हिंदी मन की बोली है। हिंदी मेरे रोम रोम में हिंदी हिंदुस्तान भी है, हिंदी मेरे रोम रोम में हिंदी हिंदुस्तान भी है। तो हिंदी को नमन करती हूँ और बहुत प्राउड से और बहुत ही गर्व से बोलती हूँ अपनी भाषा को। यहाँ पर, यहाँ क्या विश्व के किसी भी कोने में चली जाऊं जरूर बोलती हूँ और बहुत पूरे मान से पूरे सम्मान से बोलती हूँ। जब यहाँ आए थे हम तो अपने साथ क्या लाए थे, दो दोहों के माध्यम से बताऊंगी और एक गीतिका नई विधा है उससे जुड़कर अपने देश की बात करूंगी कि क्या हम जब प्रवास में रहते हैं तो हम क्या ऐसी कौन सी बात है जो हमें बहुत कचोटती है, उनकी बात करूंगी। एक छोटी सी कोशिश करूंगी, आशा है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। कि बांध गठरिया प्रेम की ले आई परदेस, बांध गठरिया प्रेम की ले आई परदेस, माटी की सौंधी महक और अपनों का वेश, चूड़ी कंगन बोलते जब आते त्योहार, चूड़ी कंगन बोलते जब आते त्योहार, मन की यादों में बसा मेरा प्यारा देश, मन की यादों में बसा मेरा प्यारा देश। केशों में गंगा बुनी आंचल में उपदेश, चुनरी रंगी है प्रेम से घूंघट में संदेश, और पायल बिछुए गा रहे देश भक्ति का गान, पायल बिछुए गा रहे देश भक्ति का गान, अपनी माटी का सदा रखते हैं हम मान, अपनी माटी का सदा रखते हैं हम मान। और क्या चीज है जो बहुत कचोटती है, सब कुछ है यहाँ पर, बहुत खुशियां हैं, हम संपन्न हैं और अपने रूप में पूर्णतः सफल भी हैं, लेकिन कुछ हैं बातें जो चुभती हैं, वो आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। जरूर। धन दौलत की खातिर अपना सारा दल बल भूल गए, मैया छोड़ी बाबा छोड़े, मैया छोड़ी बाबा छोड़े, घर का शतदल भूल गए, धन दौलत की खातिर अपना सारा दल बल भूल गए, कैरी मिली सौंधी रोटी भूले माटी की खुशबू, कैरी मिली सौंधी रोटी भूले माटी
पैसे खनकती दुनिया में, पैसे खनकती दुनिया में, माँ का चल भूल गए। टेढ़ी मेढ़ी राह चले पर पाँव जमीन पर रहते थे। टेढ़ी मेढ़ी राह चले पर पाँव जमीन पर रहते थे। दूर गगन में उड़ने वाले अपनों का बल भूल गए। दूर गगन में रहने वाले अपनों का बल भूल गए। और क्या रिश्ते हैं जो बहुत खास होते हैं, जो यहाँ पर हमें नहीं मिलते, कि चाचा मामा ताया भौजी हर नाता पहचाना था। चाचा मामा ताया भौजी हर नाता पहचाना था। अनजानों की इस बस्ती में, अनजानों की इस बस्ती में सुख का हर पल भूल गए। अनजानों की इस बस्ती में सुख का हर पल भूल गए। बहुत दिया इस दौलत ने पर कीमत बहुत चुकाई है। बहुत दिया इस दौलत ने पर कीमत बहुत चुकाई है। झूठे सुख की खातिर शिल्पी, झूठे सुख की खातिर शिल्पी घर का बादल भूल गए। झूठे सुख की खातिर शिल्पी घर का बादल भूल गए। धन दौलत की खातिर अपना सारा दल बल भूल गए। तो बहुत कुछ खो देते हैं हम, लेकिन बहुत कुछ पाते जरूर हैं, पर खोते भी हैं, तो ये कचोटन हमेशा रहती है मन में। और बस इतना ही कहूंगी कि हमारी बोली हिंदी बेश हिंदुस्तानी है, धड़कते दिल में देश प्रेम की रवानी है। और किसी भी देश में दुनिया में जाके बस जाएं, मगर हमारे दिल की मगर हिंद राजधानी है, हमारे दिल की मगर हिंद राजधानी है। बहुत बहुत आभार आप सबका सुनने के लिए। मुझे बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी, बहुत मधुर गीत सुनाया आपने और आपके मुक्तक ने भी हमें काफी दिल तक छुआ। उम्मीद करते हैं कि हमारे बाकी दर्शकों को भी काफी पसंद आया होगा। मैं श्रीमती प्रियंका सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आप एक कवित्री और शिक्षिका हैं। आप महिला काव्य मंच कतर इकाई की उपाध्यक्ष हैं। आपने कई सेमिनारों एवं गोष्ठियों का आयोजन, संयोजन एवं संचालन किया है। आप 13 वर्ष की आयु से लिखने में रुचि रखती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में आपने अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं और अभी आप कतर से जुड़ रही हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। प्रियंका जी। जी बहुत बहुत आभार गौतम जी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी, जन्म दिवस था, तो उसके उपलक्ष्य में कुछ पंक्ति मैंने लिखी थी, तो वो मैं प्रेषित करना चाहूँगी, जिसका शीर्षक था भारत के शिरोधर्य स्वामी विवेकानंद जी। भारत भाग्य के विश्व गुरु, ललाट की लालिमा छत्र छाया बरगद तरु। नित्य नेम अभिनंदन करूं ऐसे एकमात्र महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद, प्रभावशाली आध्यात्मिक पुरु। तो ये मेरा उनके समान में कुछ पंक्तियां थीं। कविता बहुत बड़ी है लेकिन समय कम है, तो मैं वो प्रेषित ना करते हुए आज का जो शीर्षक है, आज का जो सभा है हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, तो मैं उस पे ही अपनी एक कविता है वो प्रेषित करना चाहूँगी। यह मेरी कविता एक माध्यम से एक प्रश्न है जो हम सब के अंतर मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि हिंदी हैं हम और हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हमें ही पखवाड़े की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो निवेदित है मेरी ये प्रश्न रूपी कविता। जी जी। हिंदी है हम फिर भी हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी है हम फिर भी हिंदी दिवस मनाते हैं।
कभी सोचा कि माँ को याद करने क्यों पखवाड़े मनाते हैं, कभी सोचा कि माँ को याद करने क्यों पखवाड़े मनाते हैं। हमारी ही कोई गलती रही होगी हिफाजत में, हमारी ही कोई गलती रही होगी हिफाजत में, जो 15 दिन के हिंदी डोज अब सबको पिलाते हैं, जो 15 दिन के हिंदी डोज अब सबको पिलाते हैं। हिंदी है हम फिर भी हिंदी दिवस मनाते हैं। सरल हो तुम अचल हो तुम कि तुम मिश्री सी मीठी हो, सरल हो तुम अचल हो तुम कि तुम मिश्री सी मीठी हो, क्यों तुमको बोलने से ये आज के युवा कतराते हैं, क्यों तुमको बोलने से ये आज के युवा कतराते हैं। इस हिंदी की बिंदी को क्यों ना माथे सजाते हैं। हिंदी है हम फिर भी हिंदी दिवस मनाते हैं। कभी देखा तुमने फ्रांस जर्मन जापान को, भाषा का एक दिन वो अलग से मनाते हूँ। सीखो सभी भाषा आंग्ल गंगा भी बहाते हो, दूसरों के समान में माँ को क्यों दासी बनाते हो। हिंदी है हम फिर तुम हिंदी से क्यों आँखें चुराते हो। हिंदी है हम फिर भी हिंदी दिवस मनाते हैं। वक्त दिखता नहीं लेकिन बहुत कुछ दिखाता है, वक्त दिखता नहीं लेकिन बहुत कुछ दिखाता है। चोट लगती है तो भूला सदा ही माँ के पास आता है। फिर क्यों माँ बोली के सजदे तुम सर ना झुकाते हो। खुद रंग है ये भाषा, इसे किसी रंग में ना सजाना तुम। हिंदी है हम फिर भी हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत बहुत आभार। अब कुछ अपने आशार प्रस्तुत करना चाहूँगी, लेकिन इस आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी। एक्चुअली इस कोविड के दौरान कोविड हो गया था, बस उसी से उभर रही हूँ। मेरे ख्वाब वो सितारे हैं, मेरे ख्वाब वो सितारे हैं जिनके सहारे मैंने कितने पल गुजारे हैं, जिनको पूरा करने कितने तूफान भी संभाले हैं। एक हसीन ख्वाब तो अभी भी मचल रहा है, एक हसीन ख्वाब तो अभी भी मचल रहा है, जो मेरी कलम से होके गुजर रहा है। एक और शेर प्रस्तुत करना चाहूँगी। तमाम हसरतें हैं कामिल कोई नहीं, तमाम हसरतें हैं कामिल कोई नहीं, जिन्हें पूरा करने ज़िंदगी भर लगे हासिल कोई भी नहीं। हम सब की कितनी हसरतें होती हैं, ताउम्र बिता देते हैं उसमें, लेकिन बहुत कम होती हैं जो हमें हासिल हो पाती हैं। एक और अशार प्रस्तुत है। आतिशे गम छुपाने से क्या होगा, आतिशे गम छुपाने से क्या होगा, ये इश्क का बुखार है साकी, ये इश्क का बुखार है साकी, इल्ज़ाम गज़ल पे लगाने से क्या होगा। इश्क पे कितने कसीदे हैं, इश्क पे कितने कसीदे हैं, यह नज़्म शेर किस्से सबूते वफ़ा की रसीदे हैं। बस इसके साथ बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। आप पर आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाना चाहता हूं श्री अजय गोयल जी को, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। गोयल जी एक समाचार पत्र कंपनी में वाणिज्य निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और साथ साथ माँ हिंदी की सेवा में निरंतर प्रयासरत हैं। आप हिंदी हैं, हम राष्ट्रीय हिंदी साहित्य मंच के संस्थापक भी हैं।
हिंदी है हम का उद्देश्य भारत और विश्व के विभिन्न देशों में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों को एक प्रतिष्ठित मंच उपलब्ध कराकर हिंदी का मान संवर्धन करना है। आप अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के मार्गदर्शक एवं मुख्य परामर्शदाता भी हैं। अभी तक 50 से अधिक देशों में अनेक हिंदी प्रेमी हिंदी हम से जुड़े हुए हैं। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ करते रहे हैं। आपको परम श्रद्धेय कवि संतोषानंद, कवि सुरेंद्र शर्मा, कवि अशोक चक्रधर जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों के साथ कवि सम्मेलन में मंच साझा करने का अवसर मिलता रहा है। आप भारत सरकार के साइंस टीवी चैनल सहित अनेक सोशल मीडिया पटलों पर काव्य कार्यक्रम का संयोजन, संचालन एवं प्रस्तुतियां कर चुके हैं। आप प्रतिभा कल्याण परिषद भारत वर्ष द्वारा 2000 में अपने शहर के सबसे कम अवस्था के कवि होने का सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। हिंदुस्तान समाचार पत्र और साहित्यिक संस्था स्वर्ण गंगा जो कि तंजानिया में है, उनके द्वारा भी काव्य सम्मान पा चुके हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपनी काव्य पाठ करें। अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं सबको पहले नमन करना चाहूंगा, हमारे इतने आदरणीय सब साहित्य के पुरोधा यहाँ पर मंच पर विद्यमान है। तो उस कविता में मेरा संदेश भी है और आज की नई पीढ़ी को, हमारे बच्चों को और हमारे मित्रों को, सहयोगियों को, अधरों पे ना हिचक हो, ना लेखनी को शंका। हिंदी बोलने में, हिंदी लिखने में होठों को और लेखनी को शंका हचक नहीं होनी चाहिए। हनुमान बन जला दे मन के झिझक की लंका, अधरों पे ना हिचक हो, ना लेखनी को शंका। हनुमान बन जला दे मन के झिझक की लंका। हिंदी का वज्र थामे भाषा कारण है बंका, हिंदी का वज्र थामे भाषा कारण है बंका। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, बजा दे हिंदी का जग में डंका। हिंदी है हम, बजा दे हिंदी का जग में डंका। और 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं, हिंदी को समर्पित करता हूं कि हिंदी क्या है, कवियों के लिए विशेष रूप से हिंदी क्या है। कि कविता की नायिका का 16 श्रृंगार हिंदी, वीरों की नाड़ियों में दहका अंगार हिंदी, दीनों की वंचितों की करुणा पुकार हिंदी, आंचल में उमड़े माँ की बन दुग्ध धार हिंदी। कविता की नायिका का 16 श्रृंगार हिंदी, वीरों की नाड़ियों में दहका अंगार हिंदी, दीनों की वंचितों की करुणा पुकार हिंदी, आंचल में उमड़े माँ की बन दुग्ध धार हिंदी। वाणी पे सजने वाला है अलंकार हिंदी, वाणी पे सजने वाला है अलंकार हिंदी। भाषा नहीं है केवल है संस्कार हिंदी, बच्चों को अपने बोलो कि खुल के बोले हिंदी। भाषा नहीं है केवल है संस्कार हिंदी। जय हिंदी। एक मेरी रचना है, मेरे मित्रों शायद पसंद आया आप सबको, कि कनक मंजरी छंद पर आधारित है, वर्णिक छंद है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे छंदों के ज्ञाता बैठे हुए हैं, गणेश जी बैठे हुए, लक्ष्मी शंकर जी बैठे हुए हैं, सभी की आशीष चाहूंगा मैं इसको पढ़ने से पहले। जय जय भारत 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 की जय हो, जय जय भारत 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 की जय हो। जय जय भारत भूत व भूत विभूत चराचर की जय हो, जय जय भारत गम्य अगम्य अगोचर गोचर की जय हो। जय जय आदि उपस्थित और भविष्यत भारत की जय हो, जय जय भारत भूजल वंबर पावक मारुत की जय हो। जय जय भारत भूत व भूत विभूत चराचर की जय हो, जय जय भारत गम्य अगम्य गोचर गोचर की जय हो।
जय जय आदि उपस्थित और भविष्यत भारत की जय हो। जय जय भारत भूजल अंबर पावक मारुत की जय हो। और आगे पद्यांश रखता हूँ कि हिमगिरि अरवली विंध्य महेंद्र मलय नग सह्यव नीलगिरी हिमनद पाहन औषधि रत्न भरे गिरि तुंग बने प्रहरी। भारत में हमारे जो सप्त पर्वत कहे जाते हैं उन्हीं का वर्णन है। हिमगिरि अरवली विंध्य महेंद्र मलय नग सह्यव नीलगिरी हिमनद पाहन औषधि रत्न भरे गिरि तुंग बने प्रहरी। नर्मद कावेरी दक्षिण गंग महानदी ब्रह्म बहे नदियां सुरसरि सूर्य सुता सरि लुप्त सरस्वती सिंधु कहे सदियां। हमारी नदियां हमारी सदियां कहती हैं कि नर्मद कावेरी दक्षिण गंग महानदी ब्रह्म बहे नदियां सुरसरि सूर्य सुता सरि लुप्त सरस्वती सिंधु कहे सदियां। वन धन सागर झील कछार पठार मरुस्थल की जय हो। जय जय भारत भूजल अंबर पावक मारुत की जय हो। जय जय भारत 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 की जय हो। जय जय भारत भूजल अंबर पावक मारुत की जय हो। प्रथम उषा अरुणाचल मोहक आलय मेघ मनोरम है असम बिहार मणिपुर पूरब बंग कलिंग मिजोरम है। अरुणाचल में प्रथम उषा होती है कि प्रथम उषा अरुणाचल मोहक आलय मेघ मनोरम है असम बिहार मणिपुर पूरब बंग कलिंग मिजोरम है। झिलमिल आखिर में सबसे गुजरात मनोहर शाम ढले तमिलम केरल दक्षिण शोभित दिल्ली बड़ा दिल थाम चले। झिलमिल आखिर में सबसे गुजरात मनोहर शाम ढले तमिलम केरल दक्षिण शोभित दिल्ली बड़ा दिल थाम चले। अविचल उत्तर लेह लद्दाख धरा पर जन्नत की जय हो। जय जय भारत भूजल अंबर पावक मारुत की जय हो। जय जय भारत 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 की जय हो। जय जय भारत भूजल अंबर पावक मारुत की जय हो। जय हिंद जय हिंदी जय भारत। अद्भुत अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। और मैं कहूँगा कि ये कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आप लोगों को यहाँ सुन सके, आपको सब हम लोग सुन सकें, और उम्मीद करते हैं हम लोग आगे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसे ही इस कार्यक्रम के बारे में प्रचार प्रसार हुआ, बहुत लोगों ने इच्छा जाहिर की, ढेर सारा प्यार मिला मुझे कि भाई हम भी मंच पे कविता पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो हम सब लोगों को तो नहीं जोड़ पाए, पर मैं 3-4 अतिथियों को यहाँ बुलाया हूँ और उनसे निवेदन करूंगा कि अगर वो 2-2 मिनट में आप कुछ बात रख सके अपनी, तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि समय की सीमाएं अपनी हदों को पार कर चुकी हैं। और इसी के साथ मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा डॉक्टर मिथिलेश झा जी को, जो कि पेशे से मनोचिकित्सक हैं और इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं। जी महेश जी। पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन, शुक्रिया गौतम जी। एक सेकंड के बाद मैं बात बता दूं, एक दिवाली में एक रॉकेट चलता था, बहुत जोशो खरोश के साथ वो पहुंच गया अंतरिक्ष में। उसने देखा कि बहुत जोशो खरोश में था कि अरे मैं तो अंतरिक्ष पहुंच गया। तो वहां उसने देखा कि बहुत बहुत ग्रह उपग्रह तारे सितारे थे, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वही हालत आज कुछ मेरा है। इतने दिग्गजों के सामने मेरी बोलती बंद है। एक से एक कविता। अजय गोयल जी, आपने तो समा बांध दिया, लगा कि कोई राष्ट्रगान सुन रहा हूं मैं। बहुत अच्छा। वाजपेयी जी को बहुत बहुत नमन, बहुत दिनों से आपको सुनता आया हूं। और सबको बहुत बहुत नमस्कार। पेशे से मनोचिकित्सक हूं और मेरा मानना है कि न मुक्तक, न गजल, न बंदिशों की कोई छंदन का कोई, न मुक्तक, न गजल, न बंदिशें छंदों की। मेरी कविता है मेरे हृदय के स्पंदनों की। मैं नियम कानून नहीं बोलता हूं, मैं जो बोलना चाहता हूं मैं आपको सुना रहा हूं। इसका शीर्षक मैंने रखा है कोई बात बने। देखे हसीन रंगीन सपने हर कोई रात भर, देखे हसीन सपने हर कोई रात भर, दिन सबका हसीन बने तो कोई बात बने।
न बुत गिरे न गिरे दीवारें, न बुत गिरे न गिरे दीवारें, मैं हम बने तो कोई बात बने। पानी कोयला बिजली पर सब झगड़े, पानी कोयला बिजली पे झगड़े सब, बिना झगड़े जरूरतें पूरी हुई तो कोई बात बने। जुल्मो सितम से नपुंसक क्रोध से चीखते हैं हम सब, जुल्मो सितम के से नपुंसक क्रोध से चीखते हैं हम सब, अब नहीं ये आवाज निकालो मन से तो कोई बात बने। और कहा है कि इबादत सब करें साहिबे जन्नत की, इबादतें सब करें साहिबे जन्नत की, जो इंसान ही फरिश्ता बने तो कोई बात बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बात एकदम बन गई है और हम लोगों तक आपकी बात जरूर पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी, और समय के सीमा को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहूंगा श्री नंद शाश्वत स्वदेशी जी को, जो भारत से जुड़ रहे हैं, हिंदी के लिए बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। उसके लिए शायद मेरे पास समय नहीं कि उनका मैं वर्णन करूं। मैं सीधे सीधे बुलाना चाहूंगा कि श्री नंद जी जुड़े और अपनी बात रखें। शराफत से मैं रहता हूँ, शराफत काम है मेरा, सभी से प्यार से मिलना यही पैगाम है मेरा। बड़ा लिखती है बेबाक की कलम मेरी मेरे यारों, वतन के गीत गाता हूँ, स्वदेशी नाम है मेरा, वतन के गीत गाता हूँ, स्वदेशी नाम है मेरा। और मैं सभी बड़ों को प्रणाम करते हुए मेरी प्रिय हिंदी के लिए 2 गुप्तक बोलता हूँ, और यही मेरा काव्य पाठ होगा कि वतन की आन है हिंदी, वतन कन है हिंदी, वतन का ज्ञान है हिंदी, नहीं इसका किसी से बैर और ना ही अदावत है, सभी भाषाओं की बहना सभी की जान है हिंदी, सभी भाषाओं की बहना सभी की जान है हिंदी। और उपमा देखिए कि लगे मोहन की मुरली से निकलती तान ये हिंदी, लगे मीरा के भजनों से महकती गान ये हिंदी, लगे मोहन की मुरली से निकलती तान ये हिंदी, लगे मीरा के भजनों से महकती गान ये हिंदी, लगे मुंशी लगे मीर लगे रस खान ये हिंदी, लगे मानस लगे गीता लगे कुरान ये हिंदी, लगे मानस लगे गीता लगे कुरान ये हिंदी। धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे अवसर प्रदान किया और इतने बड़े मंच से में जुड़ा मेरा सौभाग्य था। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेशी जी। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे जुड़े रहेंगे और आप से और ज्यादा सुनने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं श्री गणेश दत्त जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप भारतवर्ष के नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर में वरिष्ठ तकनीकी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। श्री गणेश दत्त जी कृपया मंच पर आएं। धन्यवाद डॉक्टर गौतम। मेरा भाग्य है कि आप सबके साथ जुड़ा हूं। आदरणीय वाजपेयी जी और बाकी सब श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे समक्ष हैं, नमन करता हूं। पहले एक मुक्तक रखता हूं और समय से छोटी सी कविता उसके बाद सुनाता हूं। संग न छूटे मोह न छूटे और न छूटे ने, संग न छूटे मोह न छूटे और न छूटे ने, चाहे रहें दूर दूर हम कभी न कम हो स्नेह, कभी न कम हो स्नेह। मेरी कविता का शीर्षक है अनुभूति। बहने दो आवाज मेरी उन्मुक्त गगन में, जैसे बहे सुगंध सदा ही चंदन वन में। तृष्णा पात्र बनाना क्या स्वप्निल नयनों से, सदा काल नहीं रहता यौवन इस जीवन में। घट जाने दो जो घटता है इस जीवन में, बिना नियति के कुछ नहीं होता इस दुनिया में। जो खुशियां सुख दुख लिखे हैं अपने हिस्से, वही मिलेंगे मित्र संबंधी हर पग पग में। झंकृत कर दो सुरवीणा सबके तन मन में, ब्रह्मनाद सी मधुर ध्वनि गुंजित हो जाए। नेत्र सजल कर परम मिलन हो परम पिता से, परम लक्ष्य है ये मेरा शून्य जीवन में। फूल चुनो हंसना सीखो जीवन बगिया में,
क्रोध लोभ अहंकार काम हैं वैरी जग में, खुश रहकर खुशी बांटें आओ हर आंगन में, काम करें कुछ ऐसे अमर हो जाएं जग में, बहने दो आवाज मेरी उन मुक्त गगन में, जैसे भय सुगंध सदा ही चंदन वन में। आज समय की सीमा है, इसलिए बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो मन करता कि हमें आपको और सुनते। हम आज के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं और मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर दिव्या मिश्रा को, जो कि जर्मनी से जुड़ रही हैं। दिव्या जी आप आएं और अपना कविता पाठ करें। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जर्मनी में 8 महीने से हूँ और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर हूँ और मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। हे कृष्ण तुम्हारी आशा में बैठी हूँ घोर निराशा में, आंखें पल पल भर आती हैं, जी को विचलित कर जाती हैं, खुद को साहस देते देते खुद से आहत होते होते जी मेरा अब भर आया है, विकल हुआ ये मन मेरा अब इसने तुम्हें पुकारा है। प्रश्नों की झड़ी है लगी यहाँ, कहो कृष्ण तुम हो कहाँ, सामर्थ्य दिया तुमने अर्जुन को, था काल गति को स्थिर किया, ज्ञान गीता का उस पल दिया जब अर्जुन का मन था विचलित हुआ, मैं भी हूं विचलित पल भी है विकल, आ मेरा भी उद्धार करो, मन में बैठा जो कौरव है उसका तुम संहार करो। हे कृष्ण तुम्हारी आशा में बैठी हूं घोर निराशा में, मैंने बस इतना जाना है, संकट से तुमने लोहा माना है, तुम थे द्रुपद कन्या के संग जब हुई सभा में महिमा भंग, तुम थे द्रुपद कन्या के संग जब हुई सभा में महिमा भंग, तुम आए थे उस नग्न सभा में वस्त्र लिए, था किया दमन बिन शस्त्र लिए, तो फिर कहो कृष्ण तुम हो कहाँ जब मैंने तुम्हें पुकारा है, क्या नहीं सगी अर्जुन पांचाली जितनी इसलिए मुझे नकारा है, या बस कहने के अविनाशी हो कलयुग के ना तुम वासी हो, क्यों मौन हुए हो मेरे प्रश्नों के उत्तर में, या मौन रहूं मैं है यही सदा है उत्तर में। हे कृष्ण तुम्हारी आशा में बैठी हूं घोर निराशा में। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। आप और विशेष रूप से श्री गुलशन ढिंगरा जी, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, श्री प्रताप सोमवंशी जी, स्टीफन कैप्स, श्री राम यादव जी, डॉक्टर प्रेमदा दास जी, प्रोफेसर विक्टर, डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, मिस्टर नवासा जी, श्री शिप्रा शिल्पी जी, श्री प्रियंका सिंह जी और श्री अजय गोयल जी का बहुत बहुत आभार। और मुख्य रूप से आभार डॉक्टर मिथिलेश जी, मिस्टर श्री स्वदेशी जी और श्री दत्त जी और डॉक्टर दिव्या मिश्रा जी का, जो आगे बढ़ चढ़ कर आए और मुझे इतना प्यार दिया कि हम लोग इस मंच पे साथ जुड़े और आगे जुड़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है और यह कार्यक्रम भी उसका अंग है। अतः चलते चलते मैं अपनी कुछ पंक्तियां अमृत महोत्सव पर रखना चाहूंगा, सुनिएगा। 75 सालों की कमाई को 75 दिनों बाद भुला न देना, 75 के अमृत को पीकर इतना भी मदहोश न हो जाना, इस पड़ाव को मंजिल न समझ जाना, आगे बहुत है जाना, मंथन भी है करवाना, शिव बन विष भी पी जाना, अमृत के मुंह में ठहर न जाना बहुत आगे है, बस चलते जाना। धन्यवाद। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हमें चाहे तो सामाजिक माध्यमों पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। आप लोगों का साथ मिलता रहे और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत आभार सबका एक बार फिर से। बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम के लिए। इस संवेदनहीन होते समय में, संवादहीन होते समय में आप इस तरह के कार्यक्रम और करते रहें, हम सब जुड़ते रहे, पूरा विश्व जुड़ता रहे। बहुत बहुत सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका और सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी गौतम जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही चुस्त कार्यक्रम।
वाजपेयी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये कार्यक्रम जो है एक सफल रहा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। गौतम जी, मैं भी एक धन्यवाद चाहूंगा करना गौतम जी को, गौतम सागर जी को, आपसे जुड़ने के लिए। और इतनी बड़ी बड़ी जो शख्सियत है, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, सोमवंशी जी, कई लोग जो हैं जिनको मैंने सुना है, काफी उम्दा चीजें, नई जो रचनाकार है उन्होंने काफी बढ़िया पेशकश किया है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप फिर इस तरह का प्रोग्राम करें और हम लोग फिर शिरकत करें और हिंदी के प्रचार प्रसार का लाभ उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ओर से कुछ भी। सार्थक और और रचनाएं गौतम जी बहुत जल्दी सामने ही आई, मिलेंगे सभी रचनाओं के दोबारा से। कारों को बहुत बहुत नमन। धन्यवाद भाई गौतम जी, मैं अनंत साहब बोल रहा हूँ। जी। और खैर आपने मुझे अवसर प्रदान किया, वो तो है ही, उसके लिए तो आपका मैं शुक्रगुजार हुई हूँ। सबसे बढ़िया कि जितनी बेबाकी से आज इस मंच पर हिंदी के लिए बातें हुई, मैं बड़ा इस चीज का मुझे आश्चर्य है कि भाई राम यादव जी ने कितनी बेबाकी से बात कही है, जिसकी आज भारत के हिंदी को बहुत नितांत आवश्यकता है। हम मंचों पर एक दूसरे की भावनाओं को देखते हुए चुपचाप सुन लेते हैं और रह जाते हैं कि हिंदी अच्छा है, हिंदी वो है, हिंदी है, लेकिन बेबाकी से कहते नहीं है। इसी का ही दंड भुगत रहे कि हिंदी हमारी पिछड़ रही है। मैं राम यादव जी जैसे 4-5 ऐसे अगर शख्स हो जाए भारत की हिंदी के लिए, तो बेबाकी से कहने वाले, जिन्होंने बड़े ही कटु शब्द कहे, लेकिन वो कटु शब्द किसी एक के लिए हो सकते हैं, हिंदी के लिए बड़े लाभदायक हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे इस मंच से कुछ और ऐसे राम यादव निकले, ताकि हिंदी हिंदुस्तान के लिए कुछ कर पाए। धन्यवाद आप सभी का। जी शुक्रिया। बहुत बहुत आभार गौतम जी। और सपना दी ने मुझे इस पटल से जोड़ा, और सही कहा अभी स्वदेशी जी ने कि राम यादव सर ने बहुत अच्छी बात कही, और ये विडंबना है हिंदी की। तभी मैंने ये बोला था कि हिंदी है हम, फिर भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि हिंदी दिवस क्यों मनाना पड़ता है। ये विडंबना ही है हम सब की। बहुत बहुत आभार, और आपका पटल ऐसे ही अग्रसर रहे। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। राम यादव जी ने बहुत अच्छी बेबाकी से विश्लेषण किया हिंदी की समस्या का। मेरी समझ से हिंदी साहित्य को केवल साहित्यिक विधाओं तक सीमित नहीं रह करके सामयिक आवश्यकताओं से जुड़ना चाहिए, तभी हमारे युवा उसकी ओर आकर्षित होंगे। अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिए, इन सब की बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप साहित्य की रचना की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खाली आपका आभार, नमन, अभिनंदन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगले वर्ष पुनः भेंट होगी, आप सबसे पुनः भेंट होगी अगले वर्ष। तब तक के लिए गौतम जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत अभिनव अनुभव रहा है, और आशा है कि आगे भी हम लोग इसी तरह एक दूसरे को जान और सुन सकेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद।